स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है और ये पेपर टीजीटी और पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो DSSB 2021 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पेपर किस तरीके का होता है और पेपर में ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं जिनको बिना पेन और पेपर के सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 2 घंटे का है और प्रेशर तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो उसमें जितना आप पेन पेपर का यूज़ करेंगे टाइम उतना ही किल होगा। तो बेहतर है कि पहले आप इससे परिचित हो जाएं कि हर क्वेश्चन के लिए, हर सवाल के लिए पेपर और कलम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप मुँह ज़बानी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है वो दोनों के एस्पिरेंट्स जो हैं टीजीटी और पीआरटी के, उसको देख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम जो डिस्कस करेंगे वो पेपर का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो टीजीटी और पीआरटी दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टीजीटी 2014 मैथ का पेपर है। मैथ स्ट्रीम से है। तो सर आप लोगों को पता ही है कि टीजीटी के जो वैकेंसी है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे कि सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है और नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, तो मैथमेटिक्स भी है। इसका जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज से हिंदी और इंग्लिश, सभी सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 क्वेश्चंस होंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 आपका मार्क्स कट हो जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु फेसेस एक्शन आफ्टर रिजेक्टिंग ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंचॉन इन नवंबर 2014। इंचॉन साउथ कोरिया, जहां पर एशियन गेम्स 2014 में हुए थे, वहां पर ये घटना हुई थी। उस समय काफ़ी चर्चा में थी और ये 2014 का पेपर है। तो 14 में जो घटनाएं वर्ल्ड में हो रही हैं, इंडिया में हो रही है, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। जैसे कि अभी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरिता देवी, बॉक्सर सरिता देवी ने उस ब्रॉन्ज मेडल को रिजेक्ट किया था क्योंकि उनकी जो फाइट थी हुई थी उसमें उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे और मार्क्स नहीं मिले थे। तो अब ये इस क्वेश्चन को देखकर ये लगता है कि पेपर तो 2014 का है ये, और ये घटना भी 2014 की है, तो ये करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर आप लोगों को जिस ईयर में पेपर होने वाला है उस ईयर का करंट अफेयर पूरा देखना ही है। जैसे कि मैं थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अभी जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई जो गाज़ा में चल रही है वो देख लीजिए। कोरोना वायरस को लेकर देख लीजिए, कोरोना वायरस में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड है या डीएनए बेस्ड है? इट इज़ आरएनए बेस्ड है। भारत में जो वैक्सीन्स डेवलप्ड हुई उनको किन कंपनियों ने डेवलप किया?
भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? पूना में है। भारत बायोटेक कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी आप जो कुछ भी पेपर में, न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, उन जानकारी को, उन जो भी नॉलेज वहाँ पर आ रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको थोड़ा बहुत देखते रहिए और अपने मतलब ध्यान में उसको रखिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। नेम ऑफ द प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहने का मतलब ये हो गया कि 2014 में कौन था? 2014 में डेविड कैमरॉन। अब आज कौन है, अभी कौन है? वो भी काफ़ी चर्चित हस्ती हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। उनका नाम है बोरिस जॉनसन। जो टुडे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज, synagogue, we all know it because church is for the Christians। कैफ़े अभी तो मुझे नहीं पता कैफ़े का अगर वर्शिप प्लेस है कैफ़े में, तो हम अभी तक चाय कॉफ़ी ही पिए हैं। आइए चौथा क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मेनी मेंबर ऑफ स्टेट्स। मेंबर ऑफ स्टेट्स कहने का ये मतलब है कि कितनी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस में है। तो इसका आंसर 193 है और ये एक स्टैटिक जीएस है, आप कह सकते हैं। तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का जो सिलेबस है जो 100 क्वेश्चंस कंटेन करेगा, और सेक्शन ए को मैं ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करूँगा। ओके, आइए। Recently a series of uprising of people referred to as a Arab Spring originally started from। ये जो अरब स्प्रिंग है 2010 से 2012 तक काफ़ी बड़ी घटनाओं में एक है। तो इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था, इसका जो ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, तो ये लेबनान, सीरिया, इजिप्ट सब जगह पे था, लेकिन इसका ओरिजिन प्लेस ट्यूनीशिया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहिनीअट्टम, वेरी फेमस क्वेश्चन, यू कैन से इट। मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला, फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दे हैव देयर ओन डांस फॉर्म। लाइक कुचिपुड़ी आप आंध्र प्रदेश से ले सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कर्नाटक में भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में भी है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टैटिक जीएस है इसको मैं कवर करूँगा आने वाले वीडियोस में। रिकेट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इट्स वेल नोन क्वेश्चन। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि पेपर टफ है या ये सब क्वेश्चंस मेरे लिए आसान हैं, आपके लिए कठिन है, तो ऐसा ना समझें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अभी 4 से 5 महीने का समय लेने वाला है, और 4 से 5 महीने में आप इन सब जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से भी और अपनी पढ़ाई के माध्यम से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज़। कांचीपुरम, लड़कियों को अच्छे से ही क्वेश्चन आता होगा। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ 8th शेड्यूल। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पॉलिटी जो है, पॉलिटी में आप भले ही कुछ मत पढ़िए, पढ़ना तो है ही है, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। जैसे कि एक तो ये जो 12 शेड्यूल है आना ही आना चाहिए। हर एक शेड्यूल आपको 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इस तरीके से 12 में क्या क्या है, एक एक लाइन का है, बस उसको याद रखना है। और द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो भाग 3, जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 35 तक वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस एग्ज़ाम में जो अभी आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए
और वो यहीं से आएगा। वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क? संजय गांधी नेशनल पार्क इज़ इन मुंबई। इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। जब कभी भी आप मुंबई आएंगे तो डेफिनेटली अगर आपने पैकेज लिया होगा या आप जो भी होगा, आपकी जानकारी में ये प्लेस ज़रूर आएगा और आप यहाँ पे ज़रूर जाएंगे। ओके। जैसा कि मैं बता दूं कि जो DSSB TGT PRT का एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल है। आपको दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये राइट साइड, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो ये राइट साइड में एक ऑप्शन रहेगा इंग्लिश और हिंदी को चेंज करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। कभी कभी हो जाता है इंग्लिश में हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हम उसको अगर हिंदी में देख लें तो समझ में जल्दी आ जाता है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। अब ये है कि एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ अलग रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें आप लोग भूल जाते हैं कि ये तो इंग्लिश में ही है, आगे पीछे किधर कैसे क्या करें, लेकिन ऐसा है। आज एक बार DSSB की साइट पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डेमो देकर देख सकते हैं। ओके। इन 1969 हु बिकम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? देखिए, किसी भी प्रकार का अवार्ड है, भारत रत्न है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, पद्म श्री है, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहला जो खिताब होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें और करंट जो पहला मिला वो और आज किसको मिला वो भी, तो इसका आंसर देविका रानी है। और जो आज अभी रिसेंटली जो दिया गया है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है वो रजनीकांत जी को दिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? वेरी फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। A severe cyclonic storm हुदहुद made its attack on 12/10/2014। ये ईस्ट कोस्ट में आया था हुदहुद 2014 में। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, ताउते आ चुका है और यास आने वाला है। ताउते जो आया उसका लैंडफॉल हुआ गुजरात में, ध्यान रखिएगा। ताउते तूफ़ान जो आया, साइक्लोनिक तूफ़ान था जो आया, उसका लैंडफॉल हुआ गुजरात में। इम्पैक्ट मुंबई में भी था, उसका इम्पैक्ट मुंबई, गोवा, जो भी इस कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स में भी था। लेकिन लैंडफॉल जो हुआ वो कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। और आने वाला तूफान कौन सा है? यास, उसकी भी जानकारी रख लीजिएगा आप लोग। हु इज़ द आयरन मैन टू द स्टैचू ऑफ whom floral tributes were paid by Mr. Narendra Modi on October 31, 2014? Definitely it is a Sardar Vallabhbhai Patel. एक्सपेंड सार्क, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है, अभी वो थोड़ी देर के लिए इसमें ट्रिकी हो जाइए आप। सार्क को एक्सपेंड करना है, अभी सार्क को जब एक्सपेंड करना है तो लास्ट वर्ड जो है सी है, सी में कोऑपरेशन ही आएगा। डेफिनेटली कंपटीशन तो आने वाला नहीं है, कंपटीशन तो सार्क स्टेट्स में वो इंटरनल कंपटीशन है, लेकिन वो अभी यहाँ पे तो कोऑपरेशन ही आएगा। तो इसका क्या होगा? अब ये साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन तो है नहीं, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, इससे पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है। आपको IAS या PCS लेवल की तैयारी नहीं करनी है, आपको जो तैयारी करनी है वो पॉइंट टू पॉइंट ही करना है। द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज़ टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द ईयर। देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान था ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और इसमें ये था कि 2010 तक हम इसको अचीव कर लेंगे, तो 2010 तक तो अचीव नहीं हो पाया।
तो अभी इसको इंडेफिनिट टाइम के लिए टाल दिया गया है। हम लोग करेंगे, प्रयास जारी है, हो सकता है आप लोग टीचर बन जाएं तो ये और जल्दी से हो जाएगा। तो इसका आंसर 2010 है। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ। अब पेपर दिल्ली का है तो क्वेश्चन दिल्ली से तो आना है ही, तो ये भी एक क्वेश्चन है। जो कुतुब मीनार फेमस प्लेस है वहाँ पर ये आयरन पिलर है, जिसमें अचीवमेंट्स जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, फाइन एग्जाम्पल ऑफ, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन तो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट इसको हम गेस भी नहीं करेंगे और अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। आइए 19th क्वेश्चन में चलते हैं। अरविंद केजरीवाल इज़ द लीडर ऑफ, यू ऑल नो इट, आम आदमी पार्टी। अब इस क्वेश्चन के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 19वां क्वेश्चन जो है, 2 अक्टूबर इज़ द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑल्सो ऑफ, यू ऑल नो इट, लाल बहादुर शास्त्री। जैसा कि आप अभी आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया और इस 20 क्वेश्चंस में जो जीएस का है उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीएस। हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिले, हिस्ट्री के क्वेश्चंस 1-2 मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं मिले। तो ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो करंट और स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर, ये ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें हैं और होना भी यही चाहिए। तो इसमें आईएएस या पीसीएस लेवल का आपको जीएस नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट पढ़ना है। हाँ, जो हमारा अगला सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सेक्शन तो बिना पेपर और पेन के सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए, इस एग्ज़ाम को देने से पहले कुछ चीज़ें होंगी, कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे, कुछ मेरे साथ भी करेंगे। मैं चीज़ों को याद भी कराऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, तो उससे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी सिर्फ मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो अभी आप मुँह जुबानी कितनी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं बिना पेन और पेपर के यूज़ किए हुए। जितना कम यूज़ होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा दिमाग का यूज़ होगा उतना ज़्यादा टाइम बचेगा आपको और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे 21st क्वेश्चन है, इसमें d = 4, ओके, राइट। ABCD जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है, अगर आप उसको नंबरिंग करेंगे तो D चौथे स्थान पर आएगा। A से स्टार्ट करेंगे, A को 1 देंगे, B को 2, C को 3, तो D को 4, तो BAD 7। अब यहाँ देखिए BAD कहने का मतलब है B का जो नंबर है वो 2 है, A का 1 है और 4। तो अगर इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 2, 1 3 और 4 7। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड T? देखिए, ये इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपके जुबान पे रहेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। तो अभी A का तो 1 है, ये तो पता ही है। N और T, अब N में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, T में तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि 2020 इटसेल्फ 20, ओके। जो 2020 IPL हमारे यहाँ गेम होता है वो इसी के बेसिस पे ही है, 20, T फॉर 20। तो T फॉर 20 का मतलब ये हो गया कि T का जो प्लेस है, T की जो नंबरिंग है अल्फ़ाबेट में वो 20 है।
तो अभी इसका 20 हो गया, ए का 1 हो गया, तो एन का क्या है? एन का 14 है, एन 14 पे आएगा। एन अगर 14 पे आएगा, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 14 1 15, 15 और 20 35। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ कोड फिश इज रिटन एज HKUJ, ओके। अब इन द सेम कोड हाउ कैन स्टैब बी रिटन? देखिए, फिश को HKUJ लिखा जा रहा है, तो अगर F है, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, ओके। एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ, ओके। I है, I के बाद J आता है, J के बाद K आता है, एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ। S है, S के बाद T आता है, T के बाद U आता है, एक अल्फ़ाबेट स्किप करके यहाँ पे U लिखा गया। H है, H के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करके I को स्किप करके यहाँ पे J आया। सभी को फिश के बाद, फिश में जो लेटर्स हैं, इनमें एक एक अल्फ़ाबेट को स्किप करके ये बना है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? सभी को चेक करना है। हो सकता है कि कोई किसी में 2 प्लस कर दिया हो, तो सेम वे में यहाँ पे आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप सभी को चेक करें। तो अभी हमने चेक किया, तो फिश में एक एक लेटर को स्किप करके ये वर्ड बना है। उसी तरीके से इसका आपको बनाना है। तो आइए बनाते हैं। एस के बाद अगर टी को स्किप करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, तो यू हो गया। यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए फिर से करते हैं। टी के बाद टी, टी के बाद क्या आता है? यू, यू को स्किप करना, वी आएगा, तो यू वी हो गया। ए के बाद हमको बी को स्किप करना है, सी आएगा, तो यू वी सी, यू वी सी, यू वी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आइए आगे, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज़ नहीं है, मतलब कि एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो आपको सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या मतलब सम चल रहा है कि माइनस चल रहा है कि डिवीज़न चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही होता है। प्लस या माइनस किसी नंबर से हो रहा होगा, या तो फिर डिवीज़न चल रहा होगा किसी नंबर से, या किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही बस मौजवानी। देखिए, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन में कहीं भी मतलब बस जस्ट आपको स्क्रीन पे देखना है और सॉल्व करना है। फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, ओके। 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 10 है। तो 4 में अगर 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में अगर 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ दिए 14 आएगा, 14 में 5 जोड़ी 19 आएगा, तो 19 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 25 आएगा। वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिसिंग डेट इन द गिवन सीरीज। अच्छा, मिसिंग डेट फाइंड करना है। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, ओके। दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, जनवरी चल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी आ गया, ओके ठीक है। तो 4 12 95, 95 के बाद 96 आएगा, और अगला जो मिसिंग है वो भी 96 ही होगा ईयर में, ओके। मंथ में ऑब्वियस सी बात है तीसरा हो जाएगा, और डेट फाइंड करनी है। तो डेट में क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। 4 12 है, 4 दिसंबर है, उसके बाद 1 जनवरी आ गया, 4 दिसंबर। दिसंबर का महीना कौन सा होता है? 31 का। तो अभी 31 का महीना वो है, और 4 अगला दिन हो गया, 31 के बाद अगला दिन, एक तारीख आ गई। तो इसको डेट को, इसमें आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। आप मतलब इतना कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उसमें मिसिंग हो जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पे फरवरी आ रहा है और 96 इज़ अ लीप ईयर, तो उसमें 28 फरवरी 28 की हो जाएगी, तो फिर लीप ईयर फरवरी 29 की हो जाएगी, सॉरी फरवरी 29 की हो जाएगी। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, तो इसमें पेन और पेपर की ज़रूरत है।
तो हम इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। ओके, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो देखिए इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल में एम कहीं है नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, वर्ड को रिलेट करना है, कहने का मतलब जो इसमें रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। अभी टी को हम तीसरे स्थान पे ले गए, ए को हम दूसरे स्थान पे ले आए। ओके, ये रिलेशन जैसा इसमें है वैसा इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट लेटर टी है वो तीसरे जगह पे आ जाएगा, तो एफ कहाँ आ जाएगा, तीसरी जगह पे आ जाएगा। तो यहीं पे दो ऐसे ऑप्शन हैं जो तीसरी जगह पर है। ठीक है, ए कहाँ चला गया, दूसरी जगह पे है, तो ए ये दूसरे ये सेम प्लेस पे रहेगा ए। तो सी के बाद ये ए हो गया, और फर्स्ट जो लेटर है वो थर्ड है, तो हमारे पास ये आंसर ये हो गया ए। ओके, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, अगेन वूल और सीप, मिल्क, जो हमें वूल मिलता है, कहने का मतलब ये है ऊन, वो हमें भेड़ से मिलता है, तो मिल्क कहाँ से मिलेगा, काऊ से मिलेगा। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, मतलब टीजीटी का क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ये अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का अलग से प्रेशर रहेगा। तो आप लोगों को बस पेन पेपर कम यूज़ करेंगे, टाइम को बचाना है। टाइम को बचाने के लिए हमें इन सब क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना होगा, और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, आप मेरी बात मानिए। फाइंड द मिसिंग नंबर, 5 का 125 हो गया, क्यूब किया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, वेरी इजी। चलिए आगे देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, 3 5 4 60। ओके, अगर 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 होगा, 15, और फिर 15 में 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 60। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 35 और 7 बचे 35, और 35 का 4 में गुणा करेंगे तो 140 आएगा, करेक्ट है। तो हमें क्या देखना है कि 4 और 4 16 हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन 16 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आएगा। 16 बताइए 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों को मतलब ये लग रहा होगा, इसमें हो सकता है इसमें रो और कॉलम से दोनों तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे जो बिग नंबर है वो हमारा रो में है, तो हम रो से इसको सॉल्व किए। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्लांट, फूड, सीड, फ्लावर। इसको हमें मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है, तो किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट है, फूड है, सीड है, फ्लावर है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सीड, पहले बीज ही होगा भाई, बीज के बाद क्या आएगा, प्लांट, बीज होगा तो प्लांट आएगा, तो 3 के बाद 1 हो गया, उसमें उसके बाद उसमें फ्लावर होगा, फ्लावर के बाद फूड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्लावर के बाद फूड कैसे हो रहा है, फल, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें पहले फूल लगता है, उसके बाद फल निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा। आइए आगे देखते हैं, हनी है, फ्लावर है, बी है, वैक्स है। अब आप पहले ये बताइए, हनी है, ठीक है, फ्लावर भी है, बी है और वैक्स है, तो फूल है, मधुमक्खी है, शहद है और वैक्स है। तो वैक्स तो एक रॉ मटेरियल हो गया, जब हनी निकाल लेते हैं तो वैक्स बचता है उसमें। तो देखेंगे पहले तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट फ्लावर है, ओके, फ्लावर है, हाँ ठीक है। फ्लावर के बाद क्या आएगा, फ्लावर के पास कौन जाएगा, बी जाएगी, ओके। बी में मधुमक्खी फ्लावर के पास जाएगी, वहाँ से हनी लेगी, हनी के बाद वैक्स निकलेगा, तो ये सी होगा। वेरी गुड। तो आप देखिए अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया,
10 क्वेश्चन में हमने कहीं भी पेन और पेपर का यूज़ नहीं किया है। एक क्वेश्चन है जो 24 हमने देखा, जहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, और हो सकता है आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इसको भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो माशाल्लाह अच्छा ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, ये जीएस नहीं है। तो अब इतने क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन में से हमने 9 क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व किए हैं। इस तरीके का ही क्वेश्चन रहेगा, आपको एग्ज़ाम में बस आराम से करना है। ये बाइलिंगुअल पेपर है तो उस दोबारा रिपीट किया गया है। आगे आएंगे। नाउ ये जो अभी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, और इसमें हो सकता है पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, बिकॉज आप ऐसे क्वेश्चंस को जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं, अगर ये बन सकता है। चलिए देखते हैं। के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, ओके। जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, हु इज़ द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ओके। एफ और ए भाई भाई हैं, ओके, और एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए and G is the brother of C, C is the daughter of A, who is the uncle of G. C is the daughter of A. इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। Who is the uncle of G? I think it is F, या। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको पेन और पेपर, हाँ, जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली से रिलेट करके चलिए। रिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अपने फैमिली से रिलेट कर दीजिए, सीधी सी बात। मम्मी पापा को लीजिए, चाचा ताऊ को लीजिए, भाई बहन को लीजिए, सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 33, इसमें भी आपको थोड़ा सा पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और जॉइंट फैमिली, इसमें भी आपको 34 में भी ज़रूरत पड़ेगी। और फाइंड द मिसिंग नंबर, देखिए अब इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए आपको बस जस्ट एक बार देखना है। पहले देख लीजिए क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ेगी क्या पेन और पेपर की कि मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। 15 चौके 60, 5 65, ओके, बन गया मेरा पहला। 6 8 48 और 3 51 बन गया। 20 पंजे 100 और 20 120, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। जब आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आप पेन पेपर का यूज़ मत करिए प्लीज़। आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिमाग से ही सॉल्व करिए मौजवानी, और उसको आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पास समय कम है। जॉन रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स, हाँ ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें तो आपको XYZ एक्सेस बनाकर ही सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइए और ये तुरंत हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लूँ फिर सॉल्व करने बैठता हूँ, नहीं। एक लाइन पढ़िए ड्रॉ करिए, एक लाइन पढ़िए ड्रॉ करिए, एक लाइन पढ़िए ड्रॉ करिए। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लेटर दिस आर कोडेड एज दिस एंड दिस कोडेड एज दिस, देन हाउ दिस इज कोडेड। इट्स अ वेरी सिंपल। ये सारे वर्ड्स इन दोनों वर्ड्स में हैं, जी हाँ है। तो बी के लिए कौन सा वर्ड कौन सा नंबर लिया गया है, 9, ओके। एच के लिए कौन सा नंबर लिया गया है, एच के लिए कौन सा नंबर लिया गया है, 6। तो 9 और 6 से स्टार्ट होगा,
तो 9 और 6 ए और सी में है। अगला नंबर ए का है, तो ए के लिए क्या है, ए के लिए 5 है। तो ए के लिए जब 5 है तो 9 6 7 तो होगा नहीं, तो 9 6 5 ही होगा। फाइंड द ऑड ग्रुप फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। देखिए इसमें भी बस सोचना है। तो 52 है, 68 हो गया, ओके, 63 है, 67 हो गया, 64 है, 80 हो गया, 50 है, 66 हो गया। आई थिंक सभी में डिफरेंस कितना है, 16 का है, ए में 16 का है, सी में 16 का है, डी में 16 का है, लेकिन बी में नहीं है, बी में सिर्फ 4 का है, तो बी ऑड हो गया यहाँ पर, बी इज द ऑड। हाँ, 39 के लिए डेफिनेटली आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके बिना मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें पेन पेपर का यूज़ करिए। 40 जो क्वेश्चन है इसमें भी पेन पेपर का यूज़ होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस थे इसमें जिसमें बिना पेन पेपर का यूज़ किए हमने सॉल्व किया। पहले 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 9 क्वेश्चन किया, और अभी हमने किया वो 1 2 3 और 4 क्वेश्चन, तो 9 और 4 13 क्वेश्चन ऐसे हुए जिनमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख कर समझ कर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझिए मेरी इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप क्वेश्चंस को देखकर दिमाग में सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालिए अभी से। अभी एग्ज़ाम होने में 4 से 5 महीने हैं। बाइलिंगुअल हो गया। हाँ, ये जो सेक्शन है, अब ये अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें पेन और पेपर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसमें पड़ेगी। लेकिन 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 मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद उनका इंटरमीडिएट कॉमर्स से या बायो से भी होता है, करते हैं, सॉरी, बायो से करते हैं। तो उसमें उनको ये ना लगे कि इस पेपर के लिए कि हमारी तो मैथमेटिक्स कमज़ोर है, इस सेक्शन को तो मैं पूरा छोड़ दूंगा या दूंगी, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सेक्शन, तो मुझे हिंदी या इंग्लिश से ज़्यादा स्कोर कर लूँगी या कर लेंगे, या पहले दो जो सेक्शन हमने अभी सॉल्व किया वहाँ से स्कोर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं, यहाँ से भी बिना पेन पेपर के यूज़ किए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फार्मूले पर होंगे, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ द रेट, T इज़ द टाइम, डिवाइड बाय 100। डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप तीनों की वैल्यू लिखिए और आंसर निकालिए सिंपल इंटरेस्ट का। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स इज सफिशिएंट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज नो नीड टू वरी। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आप बायो से फॉर्म भर रहे हो, नेचुरल साइंस से भर रहे हो, हिंदी से भर रहे हो, मैथमेटिक्स से भर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको स्कोर करना ही करना है। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। माइंड मेकअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ। मैं अब फिर से बताता हूँ कि सेक्शन ए की पूरी प्रिपरेशन टॉपिक बाय टॉपिक बेसिक लेवल से लेकर मैं कराऊँगा, मैं सारे वीडियोस आपको दूंगा। अभी बहुत समय है, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करना है और उसके बाद उसको फ्रैक्शन में निकालना है, तो इसमें पेन पेपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। 42 है, इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिखता है, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए आप अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन
सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो इसको मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी संख्या की जो पावर होती है, अगर जीरो है तो वो उसकी वैल्यू एक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1, 1 प्लस, अब ये जो 3 का जो पावर है 1/2, ये √3 हो गया। और अगर रूट में दो संख्याएं सेम हैं, उनका गुणा होगा, तो उस गुणा होने के बाद वो संख्या वही हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है √3 इंटू √3, 3 हो गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और ये 3 का स्क्वायर है 9। तो कितना हो गया, 4 और 9 13। आंसर इज 13। नो नीड टू यूज पेन एंड पेपर। 45 पे देखिए, 45 P/Q का रेशियो 2/3 है, Q/R का रेशियो 2/1 है, तो P/R का रेशियो बताइए, P और R में रेशियो बताइए। फटाक से देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो डिवाइड करके जो लिखेंगे P/Q इक्वल टू 2/3 और Q/R 2/1 लिखेंगे, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, P और R का रेशियो आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे 2/3 का और 2/1 का, तो 2/3 और 2/1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4/3। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है, ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बना रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि ये सेक्शन मुझसे छूट जाएगा, मैं इस सेक्शन को नहीं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जो भी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। ये फिर से आ गया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है 46। ओके, सिंपल ही है ये, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिंपल है ये क्वेश्चन। जब मैं बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं उस समय लूँगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को एक एक तरीके से सॉल्व करने का, इसको भी सॉल्व करूँगा और भी क्वेश्चंस ला के सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब ये जो कैटेगराइज कर रहा हूँ मैं, से पिछला क्वेश्चन था वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 47, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक्स है वो कवर करने हैं, वो कवर करने ही करने होंगे, तभी स्कोर होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत ही सिंपल है। इट इज़ नो नीड टू, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, ABC आर द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियाई ऑफ 3, 4, 5। अभी आप 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये इनका रेडियस, ये 3, 4, 5 दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें आप देखिए इसका रेडियस 2 बार यूज़ हुआ, इसका रेडियस 2 बार यूज़ हुआ, इसका रेडियस 2 बार यूज़ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है और ये 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है और ये 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है, तो इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज़ द टोटल लेंथ, नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। जो भी फिगर होता है, पेरीमीटर का मतलब ये होता है, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, सभी साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया तो इसका 6, ये 8, 14 और 5, 10, तो टोटल कितना हो गया, 24। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट का फार्मूला होता है a √3/2, a इज़ द साइड, √3/2 नंबर। तो अब भी हाइट जब निकल जाएगा तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट।
अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 5 तो दिया ही है, 5 दिया है, और एरिया पूछ रहा है, तो उसका जो साइड जो दिया है, साइड तो हमने बताया क्या, इसका साइड हाइट निकालना है। हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2 इंटू ए। ओके, तो ए 5 है तो √3/2 इंटू 5 हो गया, ए की जगह पे 5 हो जाएगा, और एरिया निकालना है तो इंटू बेस, तो बेस तो एक और 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और यहाँ से 1/2 फार्मूले में रहेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये √3/4 इंटू 25 आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं इन सारे फार्मूलों को आपको याद करा दूंगा। याद करने से ये होगा कि आप दिमाग में ही नंबर फिट करिए और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालिए। नो नीड टू टच द पेन एंड पेपर। द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म, ये सब भी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। मैं बताने की कोशिश करूँगा। 6 तो हमने 50% सेक्शन ए का कर लिया है। तो आइए आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, तो जैसा कि है x² - 6x + 9 = 0। ये क्या है, x - 3 a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2abc। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों रूट उसके सेम हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 4 एंड 64। जो ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिकल मीन है, इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिकल मीन a + b/2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है √a × b। तो अभी अंडर में अगर इसको फीड करेंगे इन दोनों नंबर को, मतलब 4 × 64, तो बाहर क्या आएगा, 64 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 16 आंसर। नो नीड टू टच पेन एंड पेपर, प्लीज़। मैं बार बार इस बात को एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 2 घंटे के एग्ज़ाम में आप जितना दिमाग चलाएंगे आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। और दिमाग चलाने के लिए कभी कभी होता है, मतलब होता क्या है कि पेन पेपर मजबूर कर देता है चलाने के लिए कि नहीं इसको चेक करता हूँ आएगा कि नहीं आएगा इतना। तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस से आएगी, और कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप खुद ही दिमाग में ये सब चीज़ें सॉल्व करने लगेंगे। फाइंड द क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन एफडी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 1200 का है, 600 अभी मैं बात कर रहा था इसका। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 55 आपको इसमें पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, फार्मूला है, उस पर फीड करना है नंबर और आंसर निकालना है। अब आइए 57 पे। देखिए 57, अब अभी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2 × ab। अब a की जगह पे अगर 1/p रखिए, b की जगह पे p रखिए, तो ये आएगा p² + 1/p² + 2। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इधर जो 2 रहेगा वो इधर आएगा, 25 में से 2 चला जाएगा और 23 हो जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को मैं पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ एक परिचय दे रहा हूँ कि डरने का नहीं, किसी भी तरीके से डरने का नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करिए। कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 अच्छा, लॉग का क्वेश्चन है। लॉग का क्वेश्चन में क्या होता है, जो ये बेस होता है, बेस यहाँ आकर
इसकी इस नंबर की पावर बन जाती है। तो इसका ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आसानी से देखा जा सकता है और दिमाग में रखा जा सकता है। इसमें भी आप किसी भी प्रकार की पेन पेपर का यूज़ मत करिए। आंसर इज दिस। प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है, 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको पढ़ना है। और मार्क प्राइस ऑफ द ये देखिए, इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। किसी चीज़ का प्राइस, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो कंपनी से निकला कुछ था, उसका 20% दुकानदार ने बढ़ाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। ओके, 20% उसने बढ़ा दिया, अपना लेबल लगा देते हैं आजकल, तो पता ही है आपको स्टिकर लगाना कितना ईजी होता है, तो लगा दिया उन्होंने। अब लगाने के बाद वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं उस पर, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग जाते ही हैं लेने के लिए। तो मान लीजिए कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपये था। अगर 100 रुपये में 20% वो बढ़ाएगा तो 120 रुपये कर देगा। अब 120 रुपये में वो 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 में अगर 10% आप देखेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12% का प्रॉफिट, 12 तो निकाल देगा। 120 में से 12 गया, कितना बचा, 108। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 108 रुपये में बिक गई, तो कितना आएगा, 8%। तो अभी देखिए, मैं जो रियलाइज़ कराना चाह रहा था, मेरा जो एम था, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे या संस्कृत के स्टूडेंट होंगे, हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये फील ना हो कि ये जो सेक्शन है, जो जिसको टफ समझ रहे होंगे दिमाग में कि नहीं ये तो टफ है, ये तो छूट जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा ना सोचें, प्लीज़ ऐसा ना सोचें। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, मैं बेसिक लेवल से बताऊंगा। आज सिर्फ परिचय दे रहा हूं कि ये टफ नहीं है। आप देखिए कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50% पेपर हमने सॉल्व किया विदाउट पेन और पेपर के, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी से। 50%, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। इन 10 क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 12th की मैथमेटिक्स पढ़े हों तभी आएगा। विश्वास करिए, आप गेन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ से भी। आइए अभी लैंग्वेज में चलते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश के होंगे। अब हिंदी और इंग्लिश में भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टफ़ होता होगा, कैसा होता होगा। ऐसा नहीं है, इतना टफ नहीं होता कि आप ना कर पाएँ। देखिए क्वेश्चंस तो देखिए पहले आप। अभी पहला क्वेश्चन देखिए आप, मेरी सहेली का नाम, मतलब वाक्यों को क्या करना है, 61 से 64 व्याकरण शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। मेरी सहेली का नाम गीता है। ओके, मेरी सहेली नाम गीता है, मेरी सहेली नाम गीता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। इसमें मतलब किसी भी प्रकार की हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना तो है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं, ये तो एक मतलब जनरल हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं ना बस। सरला 62 आराम से कर सकते हैं। सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाया, करेक्ट। 63 बताइए। राम ने मारिच को वर दिया, बस। रानी 64 बताइए। रानी ने आम खाया, रानी ने आम खाया। 65 से 69 आपको अपोजिट वर्ड्स, विजातीय वर्ड जो मैच ना कर रहे हो उनको मतलब सॉरी मैंने अपोजिट बोला, विजातीय मतलब जो मैच ना कर रहे हो, ऑड फाइंड करना है आपको। 65 से 69 तो बताइए इसमें से ऑड कौन है, गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। तो गाय भी पालतू है, बैल भी पालतू है, घोड़ा भी पालतू है।
इन तीनों को तो पालते हैं लोग, लेकिन सिंह को नहीं पालते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध, भात। भात, ये सारे पेय पदार्थ हैं। भात इज अनकॉमन फ्रॉम दीज थ्री। मैसूर, बेंगलोर, मुंबई, अंकोला। मैसूर, बेंगलोर और अंकोला, ये तीनों कर्नाटक के वाली जगह हैं। कर्नाटक वाली जगह है। मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। जनार्दन, नारायण, अच्युत, ये तीनों भगवान के नाम हैं। रावण तो रावण ही है। गज, अश्व, हाथी, हस्ती। देखिए, गज, अश्व और हाथी, ये तीनों हाथी के ही नाम हैं। गज और अश्व सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। यहाँ पर हस्ती आंसर हो जाएगा। 70 से 74 आपको विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखना है। विरुद्धार्थक मतलब उसका अपोजिट ही है, मतलब अपोजिट, उसके अपोजिट कौन होगा। अभिज्ञ है तो अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब जानकारी उसको नहीं है, जानकारी ना होना अभिज्ञ हो गया, तो भिज्ञ हो जाएगा। अंधेरा है तो उजाला ही होगा। अगम है, अगम, अगम, सुगम। आयात, निर्यात। उचित, अनुचित। अभी देखिए, लैंग्वेज के क्वेश्चंस में आप इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन से परिचय करिए, आप क्वेश्चन को जानिए। अभी ये विन्यास आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए अध्ययन करना जरूरी है। 76 कल्पना, विशेषण शब्द भी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। गहरा शब्द का भावाचक संज्ञा रूप, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। लड़की शब्द का बहुवचन रूप है लड़कियां, इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बकरी शब्द का पुल्लिंग है। बकरी शब्द का पुल्लिंग कौन है भाई? बकरा है। 80 नंबर 80 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। राम अच्छा ही है, लड़का है। तो देखा आपने, हमने हिंदी का सेक्शन भी किया और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। और ये जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया हूँ, शायद आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला जो आएंगे वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का सेक्शन रहेगा हमारा लास्ट, और हम आज का पूरा सेक्शन ही कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद। तो आइए, बस आपको एरिया देखना है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ एक पेपर की एनालिसिस है, और इसके बाद मैं ढेर सारे पेपर की एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ये अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव निकालना है। इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला हो गया, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद सॉल्व करिए। हाँ, इसमें क्या है, इसको भी सेंटेंस अल्टरनेटिव वर्ड फाइंड करना है। एज लॉन्ग एज का, यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी। एज लॉन्ग एज यू स्टडी, यू कैन नॉट पास अनलेस यू स्टडी, ऑब्वियस सी बात है। All his effort to find his lost child were in vain. Vain. इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आंसर्स को जवाब देने के लिए आप ऐसे मतलब रैंडमली नहीं जा सकते हैं। ऐसे वेन शब्द का अल्टरनेटिव जो सिनोनिम होगा उसको भी देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। 84 है ये, एक्टिव एंड पैसिव का क्वेश्चन है। ये 85 एक्टिव एंड पैसिव का क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ बर्ड्स और इंथोलॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
ये वन वर्ड सेंटेंस है, आपको वन वर्ड निकालना पड़ेगा। द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट इज कॉल्ड होराइजन। वेरी गुड। आइए, हाँ, ये जो एरर फाइंड करना है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। सारे जो ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखकर ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आइए अगला, ये सब भी क्वेश्चन जो 91, 92, इनमें क्या है कि ट्रू फ्रेंड इज़ नॉट, ट्रू फ्रेंड है तो ट्रू फ्रेंड इज़ नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट सजेशन। सेंटेंस बन गया। फाइंड द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट वर्ड। हाँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन तो रहेंगे, तो उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जीआरई टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन उतने भारी भरकम वर्ड्स पे नहीं, ज़्यादा ऐसे हल्के वर्ड सेंटेंस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि इसका है रिजेक्ट, सभी लोग यूज़ करते हैं आम। रिजेक्ट का क्या होगा? अब रिजेक्ट का मोस्ट अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। हाँ, फाइंड द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इम्फेसिस किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना। स्ट्रेस। द प्लूरल ऑफ टूथ इज टीथ, ध्यान देने वाली बात है बस। पास्ट टेंस ऑफ टीच, वेरी सिंपल। लेवल देखिए, आप पेपर का लेवल देखिए। इस वीडियो का मेरा यही एम है कि इसका लेवल देखिए आप, उससे पता चलेगा आपको तैयारी कितना आ रहा है और कितनी करनी है और कितना प्रैक्टिस करना है। नाउ लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, जो कि इस पैराग्राफ को पढ़कर ही देना पड़ेगा। अगर टाइम रहेगा तो आप बिल्कुल पढ़िएगा, और इसका आंसर इस पैराग्राफ में ही है, इसमें पैराग्राफ से ही पढ़ के देना है, तो बेहतर रहेगा। पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले मेरा जो मानना है कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस को देखने से क्या होगा कि दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो जैसे ही वो क्वेश्चन वाले वर्ड आपके आएंगे, स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में, तुरंत उसको वहाँ पे फोकस करिए, फिर आंसर देने की कोशिश करिए, उसी समय आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि उसका आंसर तो मतलब जहाँ पे आपने पढ़ लिया वहीं पे रहेगा, वहीं पे 1-2 लाइन में है। तो ऐसा करने से ये जल्दी हो जाएगा। तो हमने पूरा ये 100 क्वेश्चन कवर किया। हमने दिखाया आपको कि क्वेश्चन किस किस कैटेगरी के हैं, उनका लेवल क्या रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ये टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए कॉमन सेक्शन रहेगा। 100 क्वेश्चंस कॉमन ही रहेंगे, कॉमन सिलेबस है। तो इसको देखिए, बार बार देखिए मेरी वीडियो को, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। तो आज मैंने ये आप लोगों के सामने वीडियो शेयर किया। आगे का जो मेरा वीडियोस आने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैं सेक्शन ए जो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ टीजीटी, यहाँ पीआरटी भी आप बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये पूरा सेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और जो अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, बायो से उन्होंने किया है और बायो से टीजीटी दे रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोग उसको सीख जाएंगे और करके आएंगे। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके ही आएंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और मेरी आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है
कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा है और आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर आपकी कोई परेशानी है किसी सब्जेक्ट को लेकर तो उसको लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको तुरंत वो वीडियोस पॉपअप हो जाएंगे आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पे, आप जिस पर भी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और एक और विनती है आप लोगों से, मेरा ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, उन तक पहुंचाइए तो मेरी मेहनत सफल होगी। थैंक यू सो मच।